हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो झारखंड पीसीएस का जो एग्जाम था वो काफ़ी अच्छे से रहा होगा, आपने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। तो आज के सेशन में इस सेशन में हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक के कुछ क्वेश्चंस के बारे में और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस के बारे में भी कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उनके क्या करेक्ट आंसर होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। और साथ में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, मीन्स जो एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ये क्वेश्चन तो आसानी से बनना चाहिए था। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है जो काफी एक जनरल क्वेश्चन है जो आपको लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर स्टेट पीसीएस में पूछा जाएगा। और वो है कि कौन सा एंजाइम पेट में प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार है। और इसमें आपको अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज इन सभी का ऑप्शन दिया गया। अब देखो, नॉर्मल है बात कि पेप्सिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको मालूम होगा कि अमाइलेज जो है वह बेसिकली आपके कार्बोहाइड्रेट के पाचन में है, लाइपेज जो है वो लिपिड या फैट के पाचन में इस्तेमाल होता है। वैसे ही माल्टेज जो है वो माल्टोज को ब्रेक करने में हेल्प करता है, मतलब इसका भी कार्बोहाइड्रेट से लेना देना है। जो हमारा पेप्सिन है ये इंटेस्टाइन में, सॉरी, ये हमारे पेट में रिलीज होने वाला एक प्रमुख गैस्ट्रिक जूस है जिसके मदद से प्रोटीन का पाचन होता है। तो ऑफ कोर्स ये एक कॉमन सा पार्ट था यहाँ पे। इनफैक्ट अब देखोगे ये क्वेश्चन और इस पे बन सकता था कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन का पाचन है वो कहाँ पे प्रारंभ होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाचन की जो प्रक्रिया है वो तो सामान्य तौर पे मुख से ही स्टार्ट हो जाती है, बट हमारे शरीर में प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे अमाशय से स्टार्ट होता है, हमारे जो स्टमक है यहां से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एआई फर्स्ट केम टू बी नोन इन विच ईयर, कि एआई की सबसे पहले जो शुरुआत है वो कब हुई। और देखो यहाँ पे अलग अलग एक एग्जांपल दिया हुआ 1942 का, 65 का, 64 का, 1956 का। तो वैसे तो लगभग 1952 के आसपास से एआई के जो फाउंडेशनल जो कॉन्सेप्ट्स है वो आने लगे थे, बट सबसे पहली बार जब इसका जिक्र हुआ तब ये 1956 में हुआ था। 1956 में ये कहा जाता है कि एआई का सबसे पहली बार जिक्र किया गया। हालांकि इसको लेकर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो 1952 से ही आने लगे थे, बट 1956 में सबसे पहली बार एआई का जिक्र हुआ था। तो ये एक पार्ट है जो आई थिंक आपने जब एआई पढ़ा होगा, जब आपने जेपीएससी के एग्जाम के लिए एआई पढ़ा होगा तो सबसे पहले इसके बारे में जरूर देखा होगा। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। ये एक आपका करंट अफेयर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट पूछा गया कि कैप्टन अर्जुन एक रोबोट है जिसको लॉन्च किया गया है टू स्क्रीन पैसेंजर व्हाइल दे बोर्ड ट्रेन, एरोप्लेन, शिप और बस। तो ये जो कैप्टन अर्जुन है ये ट्रेन के लिए स्टार्ट किया गया है कि यहाँ पे जो पैसेंजर जो है जब वो ट्रेन में सफर करते हैं, जब वो ट्रेन में एंटर करते हैं तो उनको स्क्रीन करेगा। इसके लिए एक रोबोट की शुरुआत की गई जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन। तो इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, कि जैसे मान लो कोई नया रोबोट बना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कई एग्जाम्स में व्योम मित्रा के बारे में पूछा गया कि गगनयान में व्योम मित्रा है, इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। या एसएसआई मानव करके एक सर्जिकल रोबोट है, एसएसआई मानव करके एक सर्जिकल रोबोट है। तो ये सभी जो रोबोट्स जो डेवलप होते हैं जिनके नाम आपको सुनने को मिलते हैं, इन सब पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कई एग्जाम में सोफिया पे भी क्वेश्चन पूछा गया। तो ये सभी एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आप यहां पर देख सकते हो। Which of the following are not the 4V of big data? एक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का बिग डेटा। बिग डेटा का मतलब होता है जब हम ह्यूज लेवल पे डेटा प्रोसेसिंग की बात करते हैं, ह्यूज लेवल पे डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, जो बहुत ही बल्क में डेटा है उसको बिग डेटा कहा जाता है। और इसमें वेलोसिटी, वॉल्यूम, वैरायटी तो होती है बट वेरिफिकेशन की बात नहीं होती। एक टर्म होता है वेरासिटी, ठीक है, जो उसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर होता है। तो वेरासिटी जो है वो यहां पे एक टर्म है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि वेरिफिकेशन का। तो वैरायटी, वॉल्यूम और वेलोसिटी तो है, बट साथ में वेरासिटी एक टर्म है जो आपको बिग डेटा से संबंधित देखने को मिलेगा। तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमारा आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, वेरासिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेराइटी ऑफ फिंगर मिलेट? ठीक है, कौन मडुआ का एक किस्म है? मडुआ का एक किस्म कौन सा है ये आपको बताना है। अब देखो यहां पे अगर आप देखोगे BBM 1 भी, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये थोड़ा बहुत आपका जो
बायोटेक का सेक्शन है वहां पे रिलेटेड है। पूषा विशाल वैसे तो कई चीजों से जुड़ा हुआ है, लेकिन दाल की प्रजातियों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे A404 ये एक ऐसी प्रजाति है जो फिंगर मिलेट से संबंधित है। और ये क्यों पूछा गया ये भी समझना कि 1993 के आसपास में रांची जो यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई A404 की। यहीं पे रांची में जो यूनिवर्सिटी है उसी के द्वारा इसको विकसित किया गया। इसके कारण इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है कि स्टेट स्पेसिफिक ये क्वेश्चन है कि स्टेट में अगर कुछ ऐसा डेवलपमेंट हुआ है, कुछ नई वैरायटी को डेवलप किया गया है, तो यहां पे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकता है। फिर अगर हम अगले टॉपिक पे बात करें तो यहां पे क्वेश्चन है पोलीसाइथेमिया। पोलीसाइथेमिया किससे संबंधित एक रोग है? तो पोलीसाइथेमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें आरबीसी की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आरबीसी की मात्रा बढ़ने से ब्लड जो है वो काफी गाढ़ा हो जाता है, ब्लड में थक्का बनने की संभावना हो जाती है। तो पोलीसाइथेमिया आपका ब्लड से, रक्त से संबंधित एक समस्या है जिसमें हमें मूल रूप से यह देखने को मिलता है कि आरबीसी की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये थिकनेस हो जाएगी तो ब्लड का फ्लो जो है वह भी प्रभावित होगा। अब देखो आरबीसी का मूल काम क्या होता है कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाना, सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। बट अगर ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया, ब्लड का फ्लो प्रभावित हो गया, तो ये सभी चीजें भी प्रभावित होने को मिलेंगी। तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ एसिड रेन। ये एक ऐसा टॉपिक है लो जो आपको सभी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, इन सभी जगहों पे बार बार पूछा जाता है। और इसका एक सिंपल सा, बिल्कुल ही सिंपल सा आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब भी इसकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तब वहां पे एसिड रेन होने की संभावना होती है। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ोगे उसमें भी आपको ये एक स्पेशल चैप्टर है। जैसे एनसीईआरटी क्लास 11th में एक केमिस्ट्री में पार्ट 2 में एक चैप्टर है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उस चैप्टर को अगर आप पढ़ोगे एनसीईआरटी की तो वहां पे आपको ये सभी टॉपिक्स मिलेंगे, एसिड रेन, क्लासिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन। तो उसमें भी आपको सीधा सीधा लिखा हुआ मिल जाएगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आपको सीधा सीधा लिख मिल जाएगा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ये एसिड रेन के मूल कारक होते हैं। अब देखो इस पे आने वाले समय में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब मान लो इसके साथ कोई और चीज मिक्स करके पूछे भी, तब भी याद रखना कि चाहे कुछ भी मिक्स करके पूछे, हमें एक ही पेयर को ढूंढना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो हमें बस इन्हीं दोनों को खोजना है। बाकी और कोई भी चीज हो, चाहे वो कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दे, डाइऑक्साइड लिख दे, मीथेन लिखे, ओजोन लिखे, बेंजीन लिखे, टाउलिन लिखे, जाइलिन लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को क्या ढूंढना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है या नहीं है। इन्हीं दोनों को मूलतः एसिड रेन के लिए जिम्मेवार माना जाता है। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is the most important critical stage for irrigation in wheat crop? गेहूं की फसल में सिंचाई के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रांतिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? अब देखो ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने कृषि की है, अगर आपने खेती की है और गेहूं की खेती की है, अगर आप किसान परिवार से जुड़े हुए हो, तो आपको यह मालूम होगा कि जब भी हम गेहूं की फसल लगाते हैं, गेहूं की फसल लगाने के 20 से 22 दिनों के अंदर में उसमें एक पानी देने की आवश्यकता होती है, उसमें एक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। कुछ समय के बाद, जैसे आमतौर पे आप देखोगे कि ज्यादातर नवंबर के मिड तक, मध्य तक आपको पहला एक सीजन देखने को मिलता है कि फर्स्ट एक टाइम देखने को मिलता है जहां पे लोग इसमें सिंचाई करते हैं। और दूसरी सिंचाई का टाइम जो है वो लगभग 15 जनवरी के आसपास का पहुंचता है। लेकिन कई जगहों पे, जैसे खासकर भारत के पश्चिमी राज्यों में या पश्चिमोत्तर के राज्य हैं जैसे कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, इन सभी स्थानों में आपको देखने को मिलेगा कि उस समय पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, जो इन जगहों के लिए, जो इन स्थानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है कि इस समय बारिश हो गई तो अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं भी हो तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहली जो सिंचाई है वो सबसे आवश्यक मानी जाती है कि पहली वाली अगर सिंचाई नहीं हुई, जिस समय की क्राउन रूट के इनिशिएशन हो रहा है, क्राउन जड़ की शुरुआत हो रही है, इस समय अगर सिंचाई नहीं होती है तो हमारे पौधे का ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो पाएगा।
तो सबसे पहली जो सिंचाई है वो 20 से 22 दिनों के अंदर में, 22 दिनों की अवधि के आसपास में होती है, और वो है जब क्राउन रूट की शुरुआत होती है तब। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोटैशिक फर्टिलाइजर, इसमें से पोटास युक्त कौन सा है? तो एमओपी जो है वो पोटेशियम क्लोराइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो पोटेशियम, जो एमओपी है, ये बेसिकली वह एक खाद है जिसमें हमको पोटाश युक्त उर्वरक है, जिसको हम यहां पर देख सकते हैं। ये तो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया है, तो इन सभी में हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ एमओपी में हमें पोटास देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। Which one of the nutrient having a special significance to carbohydrate rich crop and impart disease resistance to crop, improve size and quality of flower, fruits, vegetables and grain? कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो कार्बोहाइड्रेट से भरपूर फसलों के लिए विशेष महत्व रखता है और रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है, फूलों, फलों, सब्जियों एवं बीज की गुणवत्ता और आकार को बढ़ाता है? तो ये बेसिकली पोटेशियम है। पोटेशियम एक सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस माना जाता है जो इन पौधों में, इनके जो फल फूल की साइज है, इसका ग्रोथ है, इसको काफी ज्यादा प्रमोट करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पोटेशियम। तो आप एक चीज यहाँ पे गौर करना कि जो आपको क्वेश्चंस आए हैं, साइंस एंड टेक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए हैं, वो एग्रीकल्चर को टच करते हुए पूछे जा रहे हैं। यानी एग्रीकल्चर और कंप्यूटर, ये दो ऐसे सेक्शन है जहां से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं साइंस एंड टेक वाले पार्ट में। अब इसके आगे अगर आए तो हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, हमारे पास कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस है, उनको भी देखते हैं। पहला है, which one of the following state was least urbanized according to 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकरण था? तो देखो, सबसे कम जो था वो हिमाचल प्रदेश था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे असम, चौथे नंबर पे उड़ीसा। तो इसको बिल्कुल उसी सीरियल वाइज नंबर में ही इनफैक्ट उन्होंने दे दिया है। लगभग 10 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास में हिमाचल प्रदेश था, लगभग 11.29 के आसपास में बिहार था, और फिर बाकी राज्य थे। तो जो सबसे कम अर्बनाइज था, जहां पे जो अर्बन पॉपुलेशन है, जहां पे जो शहरी जनसंख्या है वो सबसे कम थी, वो था हिमाचल प्रदेश, जहां लगभग 10% के आसपास में जो जनसंख्या थी 2011 के सेंसस में, वो शहरी जनसंख्या थी। बाकी 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी। तो यहां पे पहला आंसर होगा ए ऑप्शन। दूसरा है, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो ये अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना का समय है अक्टूबर 1993 में। ये जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपको ऐसा भी पूछ ले कि क्या एक संवैधानिक संस्थान है या नहीं, कौन इसके चेयरमैन होते हैं, तो ये सभी चीजें भी आपसे आगे पूछी जा सकती है। बट फिलहाल के लिए आप ध्यान देना कि अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। संविधान के द्वारा नहीं, एक लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा, और उससे इसकी स्थापना की गई। तो एक सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं, सांविधिक निकाय है। फिर हमारे पास है कि हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? अब देखो, यहां पे आपको 4 ऐसे नाम दिए गए, श्री नरेंद्र मोदी, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, श्री राजनाथ सिंह और श्री अमित शाह। अब यहां पे कंफ्यूजन किस बात को लेकर हो सकता है? देखो, इसको लेके तो, ये दोनों नाम को लेके तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन इसमें हो सकता है कि क्या पीएम इसके चेयरमैन होंगे या होम मिनिस्टर, क्योंकि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है या डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ये होम मिनिस्टर के अंतर्गत ये डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आता है, इसका कोई अलग मंत्रालय तो है नहीं। तो आपके मन में यह सवाल होगा, कहीं जो होम मिनिस्टर हैं वही तो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन नहीं होते? तो आंसर है नहीं। इसके जो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं वो है प्राइम मिनिस्टर। तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे वह एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन। अब ये क्वेश्चन एक पूछा गया, 1 घंटा खेल के मैदान में ऑर्गेनाइज्ड इन 2025। ये खतरनाक वाला क्वेश्चन था। खतरनाक क्यों? क्योंकि आप ऑप्शंस देखो कितने क्लोज दिए हुए हैं।
28 से 29 अगस्त, 29 अगस्त, 29 से 31 अगस्त और 29 से 30 अगस्त। ऑफकोर्स जो आंसर है वो है 29 से 31 अगस्त, बट ये काफी एक क्लोज क्वेश्चन था। इसमें आई थिंक कई सारे लोगों ने गलती कर ली होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, किसी ने 29-30 दे दिया होगा, किसी ने 3 दिन का दिया होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑफकोर्स अगस्त 29 से 31 है, ठीक है, कि 3 दिनों का लगभग ये प्रोग्राम था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बट ये थोड़ा सा एक अटपटा सा क्वेश्चन देखने को मिला है। Who did get दादा साहब फाल्के अवार्ड इन 71st नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी? देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको हमेशा तैयार करके जाना चाहिए। जैसे मान लो जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है तो ऑफकोर्स ये काफी एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है, काफी महत्वपूर्ण अवार्ड है। और जब भी आप एग्जाम की तैयारी में जाओगे स्टेट पीसेस में स्पेशली, तो आपको अवार्ड्स एंड ऑनर्स तो याद करके जाना पड़ता है। और इसमें आपको मालूम भी है कि इस बार मोहनलाल विश्वनाथन को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 71वें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में। तो मोहनलाल विश्वनाथन इनको यहां पे अवार्ड दिया गया था, इस दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको नवाजित किया गया था। तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन। फिर यहां पे क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 टुक प्लेस? इस बार बिहार में ये काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ, क्योंकि बिहार में इस गेम का आयोजन किया गया। बिहार में देश के अलग अलग जगहों से लोग जो है वो आए थे, तो झारखंड पीसीएस के लिए भी और बिहार पीसीएस के लिए भी ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 जो है वह इस बार बिहार में आयोजित किया गया था, तो इसके लिए काफी फेमस भी हुआ, ठीक है। हालांकि इसमें स्विमिंग वगैरह के कुछ ऐसे पार्ट थे जिसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था, कुछ पोर्शन इसके ऐसे थे जिसको दिल्ली में भी ऑर्गेनाइज किया गया, बट लार्जली जो गेम है वो बिहार में था। Who among the following is awarded पद्म विभूषण in 2025? तो इस बार लगभग 7 लोगों को पद्म विभूषण से नवाजित किया गया था। 7 अलग अलग लोगों को इस पद्म विभूषण से नवाजित किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति है ओसामू सुजुकी। तो इनको मरणोपरांत इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। जो इंडिया में आप मारुति 800 देखते हो, पहले आपको मालूम था मारुति सुजुकी जो है वो गाड़ी चलती थी मारुति सुजुकी के नाम से, ठीक है। तो जो मारुति 800 का जो कॉन्सेप्ट है वो इनका दिया हुआ है। मारुति 800 का कॉन्सेप्ट जो इंडिया में एक बहुत ज्यादा बिकने वाली कार बनी, तो वो इनका कॉन्सेप्ट था। तो इनको एक ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक पूरे वर्ल्ड में एक लीडर के रूप में माना जाता है। तो इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ओसामू सुजुकी को पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा 6 अन्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, तो जिसमें एक ओसामू सुजुकी भी है। इन इंडिया डिजास्टर मैनेजमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपदा प्रबंधन किसके तहत आती है? गृह मंत्रालय के तहत। अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट तो कहीं से भी नहीं बनता, डिफेंस कहीं से भी नहीं बनता और फाइनेंस भी कहीं से नहीं बनता। तो ये क्वेश्चन वैसे देखने से टफ नहीं है। अगर आप लॉजिकली भी सोचोगे कि आपदा प्रबंधन रक्षा मंत्रालय की तो जिम्मेदारी है नहीं, आपदा प्रबंधन वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी नहीं होगी और परिवहन की तो कहां से ही होगी। तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है भारत में आपदा प्रबंधन। Which day is celebrated as Human Rights Day? तो ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस के रूप में 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 1948 में इसको लेकर एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन में, और उसके बाद से 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। तो जैसे इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको आते हैं कि कंज्यूमर राइट्स डे कब है, ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब है, या बाकी जो दिवस है जैसे विश्व पर्यावरण दिवस कब है। तो ये सभी जो दिवस है इस पे आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो अगले बार की प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके के जो डेट्स हैं, जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, उसको आपको जरूर देखना है। इन विच सिटी द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड? तो देखो वन्य जीव संस्थान भारत में देहरादून में स्थित है। वन्य जीव संस्थान जो है वो भारत में देहरादून में स्थित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सभी संस्थानों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कहां कहां पे ऑफिसेज है,
कौन कौन से सर्कल है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहां पे देहरादून में स्थित है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पीएम सूर्य घर मिशन लॉन्च्ड इन विच ईयर? पीएम सूर्य घर योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? देखो, ये जो टॉपिक है वो पिछले एक वर्ष में कई बार न्यूज में रहा है। जो हम लोग डेली करंट अफेयर की सेशन करते हैं इवनिंग में, जो हम लोग KGSIS हिंदी के चैनल पे हर दिन जो डेली करंट अफेयर की सेशन करते हैं शाम में 6 बजे से, उसमें लास्ट एक वर्ष में कम से कम हम लोगों ने इसको 10 बार देखा होगा कि बार बार न्यूज में आया है पीएम सूर्य घर योजना, पीएम सूर्य घर योजना। इसमें पार्लियामेंट्री पैनल की रिपोर्ट आई, तमाम चीजें आई। तो देखो 2014 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, 16 का भी नहीं बनता, 17 का भी नहीं बनता, ठीक है। तो वर्ष 2024 में इसको लॉन्च किया गया था और इसको लेकर आने वाले जो और एग्जाम्स हैं, जो बाकी एग्जाम्स है, उसमें भी क्वेश्चन आने की संभावना है। इसमें कितना लक्ष्य है, कितना गीगावाट एनर्जी हमें प्राप्त करना है, कितना सोलर से कितना हमें बनाना है, कितने करोड़ हाउस होल्ड्स को टारगेट किया जा रहा है। अभी तक जो पूरा हुआ है वो काफी कम है, 10% से आसपास में जो टारगेट है वो पूरा हुआ है। तो इसके कारण ये काफी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। In 2025, Australia's Western Sydney University is planning to set up a campus in which Indian state? तो देखो, ऑस्ट्रेलिया की जो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है वो भारत में नोएडा में अपना जो एक सेंटर है उसको स्थापित कर रही है, कैंपस स्थापित कर रही है, और 2026 के मिड से इसमें स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो उत्तर प्रदेश नोएडा में इसका एक कैंपस जो है वो खुलने जा रहा है। क्या कैंपस खुलने जा रहा है? तो इसी को लेकर यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, कि रेड क्लिफ लाइन किसके किसके बीच में है? तो देखो, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि एक मैकमोहन लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में है। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो डुरंड लाइन है। इंडो बर्मा बॉर्डर है, इसका कोई खास ऐसा नाम नहीं है। इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। तो जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 2 लाइन खींची गई, रेड क्लिफ लाइन, ईस्टर्न पार्ट में भी, वेस्टर्न पार्ट में भी। तो रेड क्लिफ लाइन एक तरफ पाकिस्तान की तरफ भी है, दूसरी तरफ बांग्लादेश की तरफ भी है। तो इंडिया और पाकिस्तान ऑफ कोर्स यहां पे ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपके वो सभी क्वेश्चंस थे जो आपको इस बार के जेपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए थे। अगर आप ओवरऑल देखोगे जो क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने देखा, अराउंड हमने लगभग 23 क्वेश्चंस यहां पर देखा है। इस 23 क्वेश्चंस में से आप देखोगे कि कुछ ही क्वेश्चन थे जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के थे। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आया कि डेट जिसमें पूछा गया बिल्कुल 29 से 31 वाला, वो थोड़ा एक चैलेंजिंग पार्ट था। इसके अलावा कुछ और टॉपिक्स थे जो थोड़े चैलेंजिंग थे, बट बाकी टॉपिक जो है वो एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से थे। तो इस 23 में से आई थिंक आप आराम से 19 से 20 क्वेश्चन तो करके आए होंगे। तो आप जरूर बताना कि जो आपने पेपर दिया है, जिन लोगों ने पेपर दिया है, उनके लिए ये जो सेक्शन था वो कैसा था, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो लोग अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मुझे ये बताना जरूर कि जब आप ये क्वेश्चन देख रहे हो तो इसमें कौन सा क्वेश्चन है जो आपको ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है कि हाँ, इसमें हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इनको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। आप में से जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।